कैपिटल स्पोर्ट्स के साथ मैं नवीद खोखर। आज प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान टेंट पैगिंग के हवाले से, और आज हम बात करेंगे कोई क्रिकेट के हवाले से नहीं, वॉलीबॉल, फुटबॉल या फिर हॉकी के हवाले से बात नहीं करेंगे। हमारे नॉर्मल शोज़ पे आप तो यही चीज़ देखते हैं, लेकिन आज हम एक अलग से गेम पे बात करेंगे। ये गेम इंसान और घोड़े के साथ एक साथ मिलने की गेम है, और ये एक बड़ी यूनिक गेम है। पाकिस्तान में लोकल सतह के ऊपर बहुत ज़्यादा खेली जाती है, इंटरनेशनल लेवल पे कहाँ कहाँ खेली जाती है, आज हम इस पर बात करेंगे। टेंट पैगिंग के हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे आज राना अहमद नवाज कुल्लू साहब, और ये हैं चेयरमैन हैं और अल बुराक क्लब के। सर खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। थैंक यू सो मच। और राना साहब के साथ मौजूद है मनाहिल कैसरानी, और ये लेडी राइडर हैं। खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। थैंक यू सो मच मनाहिल। और मोहम्मद इब्राहिम मुदस्सिर भी मौजूद हैं, और ये भी राइडर हैं। खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। थैंक यू। राना साहब, सबसे पहले आपको मैं खुश आमदीद कहूँगा शो में, और बात करेंगे ज़रा आप टेंट पैगिंग के हवाले से। ये घुड़सवारी सर, ये बेसिकली क्या गेम होती है और कब से कर रहे हैं आप? पाकिस्तान में तो आई थिंक बहुत पुरानी ये गेम है, तो आप कब से कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं? जी मैं काफ़ी अर्सा हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काफ़ी अर्सा हो गया। तो तकरीबन 14-15 साल का था तो मैंने शुरू किया है। तो अब मैं पुलिस लाइन में, इस्लामाबाद पुलिस लाइन क्लब है, उसमें बच्चों को राइडिंग करवाता हूँ, सिखाता हूँ। तकरीबन मेरे पास काफ़ी मेंबर हैं जो उनको मैं सिखा रहा हूँ। तो उसके बाद जो है ये हमने अपना एक क्लब बनाया है, अल बुराक क्लब। ठीक है। उसमें हम लोग जो हैं, इसमें अब ये सारे मेंबर हैं हमारे साथ, ये टेंट पैकिंग कर रहे हैं। इधर क्लब बनाए हुए तकरीबन हो गया हमें 2 साल हो गए। 2 साल से हम लोग इकट्ठी टेंट पैकिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो कितने मेंबर्स हैं सर आपके? और पुलिस लाइन ये बेसिकली पाकिस्तान पुलिस फाउंडेशन का एरिया जो वहाँ पर ही है आपका क्लब? इस्लामाबाद पुलिस लाइन H11 में है। ठीक है। तो उसके अंदर एक क्लब बना हुआ है, उसमें राइडिंग स्कूल बनाया है उन्होंने। ठीक है। तो उसमें मेंबर आते हैं बाहर से लोग, तो उनको सिखाना, उनको टेंट पैकिंग करवाना। तो जो टेंट पैकिंग करने के काबिल होते हैं उनको फिर इस गेम में ले आते हैं। अच्छा राना साहब, ये आपने ये खुद से ही सीखा या आपने घर में शुरुआत में कोई घोड़े रखे नहीं हम तो करना, या फिर आपके वालिद साहब से आपको ये विरासत? नहीं, हम लोग विरासत से आ रहे हैं ना। हम लोग तो पीछे से तो इधर आए हूँ पुलिस लाइन में, तो इधर फिर ये ट्रेनिंग करवाना शुरू कर दिया। पहले मैं टेंट पैकिंग करता था पाकिस्तान में, तो अभी फिर इधर आके तो इन बच्चों को करवानी शुरू कर दिया, इनको सिखाता हूँ फिर इनको। तो फिर अपना क्लब बना लिया इधर। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया। मनाहिल आपकी तरफ आऊँगा। और मनाहिल, मुझे तो बड़ा खुशगवार हैरानगी भी है कि आप पायलट भी हैं साथ में। तो पायलट भी हैं, उधर भी सवारी करती हैं, यहाँ पे घोड़े की सवारी भी करती हैं, और ये बड़ा मुश्किल सा काम है। आई थिंक ये दोनों काम बहुत मुश्किल हैं। हम जब ख़वातीन की बात करते हैं तो पाकिस्तान में हमें लगता है कि नहीं यार वो सिनफ नाजुक और वो सारी चीज़ें, बट आपने तो दोनों ही वही काम किए हैं जो आमतौर पर बहुत मुश्किल होते हैं, स्पेशली लेडीज़ के लिए। सबसे पहले इस हवाले से क्या कहेंगे? आप पायलट भी हैं और फिर आप घुड़सवार भी हैं। पायलट तो अच्छा, मुझे शुरू से शौक़ था बचपन से फ्लाइंग का, तो उसलिए मैं उसमें गई। उसके बाद मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, हर चीज़ में सपोर्ट किया उन्होंने शुरू से। तो फिर हम हॉर्स राइडिंग हमने 3 साल पहले स्टार्ट की थी, हॉर्स राइडिंग पुलिस लाइंस में ही। तब हमें अहमद नवाज कुल्लू जो हमारे उस्ताद हैं इन्होंने सिखाई थी राइडिंग, बट फिर हमने बीच में छोड़ दी थी कुछ रीजंस की वजह से। फिर अभी रिसेंटली हमने स्टार्ट किया है, जिसमें हमारा जो क्लब है अल बुराक, उसकी थ्रू हम मेले भागते हैं एंड एवरीथिंग। तो मुश्किल तो है, बट हमें निकलना पड़ता है आगे, हम बैठ तो नहीं सकते। अच्छा, ये आपका शौक था राइडिंग, या फिर आपको भी पेरेंट्स की तरफ से हुआ कि नहीं मेरी बेटी वो राइडर होनी चाहिए? और फिर नहीं, पेरेंट्स, मेरी फैमिली में कोई भी राइडर नहीं है, कोई भी नहीं है, सिर्फ हम अभी आए हैं। तो मुझे शुरू से शौक़ था, घोड़ों का शौक़ है, राइडिंग का शौक़ है। तो फिर शौक़ में फिर हमने ज्वाइन किया और फिर अभी टेंट पैकिंग कर रहे हैं। ठीक है। इब्राहिम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? बिल्कुल ज़बरदस्त। और इब्राहिम, मैं बड़े आप घोड़े के ऊपर बैठ के, मैं आपकी कोई वीडियोज़ वगैरह मुझे आई थी या भेजी थी चीमा साहब ने, तो मैं देख रहा था। तो बड़ी एनर्जी वाला काम है, आई थिंक थोड़ा मुश्किल भी है। जी, थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर जब सीखते हैं तो फिर आदी हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, एज क्या है आपकी? मैं 13 ईयर्स। 13 का। तो डर नहीं लगता कभी? वो तो इतने हाइटेड घोड़े, और फिर वो एट दी एंड तो यकीनन मुश्किल होता है कि कहीं तेज़ भागे, कहीं सीखने में दौरान कभी इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ? शुरू में जब सीख रहे होते हैं उस टाइम थोड़ा डर लगता है, फिर जब यूज्ड टू हो जाते हैं उसके बाद नहीं लगता डर ज़्यादा, फिर डर नहीं लगता। ठीक है। राना साहब, आपके पास जो एज कैटेगरीज हैं वो किस तरह की हैं, जो लोग आपके पास आए सीखने के लिए आते हैं? और किस एज के? जैसे इब्राहिम बता रहे हो 13 साल के, तो
छोटे बच्चों को सिखाना काफ़ी मुश्किल होता होगा, या फिर जो बड़े लोग होते हैं, मैं अब हमारे जैसे लोग होते हैं उनको सिखाना मुश्किल होता है? जो छोटे बच्चे आते हैं हमारे पास 10 साल की एज के बाद जो आए ना, तो उनको सिखाना इतनी मुश्किल नहीं है। जो लोग बड़े आते हैं ना उम्र में, तकरीबन 25-30 साल में, उनको थोड़ा जो उनके जहन से खौफ निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो काफ़ी टाइम लगता है उनके ऊपर। बच्चों को सिखाने में बंदे को ना टाइम नहीं लगता, बंदा जल्दी सिखा लेता है। अच्छा, एक जनरल टर्म है कि आप जब ड्राइविंग सीखते हैं तो ड्राइवर तब अच्छे बनते हैं जब आप गाड़ी को 2 बार एक्सीडेंट हो जाती है, बाइक सीखते हैं जब बाइक पे राइडिंग करते हैं तब भी आपको, तो ऐसा भी कहीं यहाँ पर भी होता है कि कंपलसरी है कि आप गिरेंगे तो आप राइडर अच्छे बनेंगे? जी, ये तो गिरना तो एक आम सी बात है ना। जब बंदा गिरता है, घोड़े पे बैठता है तो गिरना तो पहले होता है। जब बंदा गिरता है तो बंदे को चोट नहीं आती, अल्लाह ना करे कुछ ना कुछ जो है ना। इसमें तकरीबन फरिश्ते साथ होते हैं, ये दुआ देते हैं बंदे को, तो इसमें बंदा गिरता है, बंदे को कुछ नहीं होता। अच्छा, तो वैसे इंजरीज भी सवेर में हुई थी? हाँ, इंजरीज भी काफ़ी होती है लोगों को, लेकिन ऐसी कोई इंजरी नहीं हुई जिसको ना, 1-2 हादसे हुए थे बस, उसके बाद तो इतने कोई नहीं हुए। ठीक है, वो भी बड़े ग्राउंडों में हादसे हुए थे 1-2। मनाहिल, क्या कैसे आप देखती हैं इस गेम को, इसको एज अ गेम किस तरह से देखती है? एक तो होता है बंदा, आप सेल्फ डिफेंस के लिए भी सीखते हैं और आप राइडर बनते हैं, फिर उसमें ये क्योंकि कदीम जंगों से भी चीज़ें चलती आ रही हैं, आपने इसको किस तरह से सेल्फ डिफेंस के तौर पे सीखने की कोशिश की थी, एज अ राइडर, एज अ स्पोर्ट्स आपने सीखने की कोशिश की इसको? मैंने बस कुछ भी नहीं सोच के, मुझे तो बस शौक है हॉर्स राइडिंग का, घोड़ों पे बैठने का शौक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम हॉर्स राइडिंग करते हैं, मतलब ज़हनी सुकून होता है उस टाइम। आप कुछ और नहीं सोचते, सिर्फ ये सोचते हो घोड़े को कैसे कंट्रोल करना है, क्या करना है, तो बहुत रिलैक्सिंग स्पोर्ट है। मैंने सिर्फ शौक की वजह से मैं स्पोर्ट्स में गई हूँ। ठीक है। अच्छा, ये डर कभी भी नहीं हुआ कि हम इससे गिरेंगे सीखते वक्त? तो 3-4 दफ़ा गिर चुकी हूँ मैं तो। अच्छा। हाँ, वो तो नॉर्मल है। आप जब सीख रहे हो कुछ भी, जैसे गाड़ी सीख रहे हो वो लगती है, तो घोड़ा आप सीख रहे हो चलाना तो आप गिरते हो। मैं 3-4 दफ़ा गिर चुकी हूँ, तो वो वही बात है कि बहुत नॉर्मल है, गिरते रहते हैं। आप गिरते हो, 1-2 चक्कर लगाते हो ग्राउंड के, फिर वापस उसी घोड़े पे बैठ जाते हो। मेघालय शेर भी है, मुझे शायद गाइड भी कह रहे हैं कि गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में। यस, वो आप लोगों के लिए आई थिंक बना है ज़्यादा वो। अच्छा, तो इंजरीज किस नौइयत की होती हैं इस गेम में? मुझे तो अल्लाह का शुक्र है कोई भी ऐसी इंजरी नहीं हुई है। मतलब यही होता है, आप जैसे ही गिरो ना तो आप राउंड लगा लो, 1-2 चल लो, ताकि अगर कुछ भी है तो मतलब आप चल लो तो आपकी बॉडी नॉर्मल हो जाए। तो इस तरह की इंजरीज नहीं। ऊपर से सेफ्टी गेयर्स होते हैं, अगर आप हेलमेट पहन लो एंड एवरीथिंग, तो इतना नहीं होता मसला। क्योंकि घोड़े के ऊपर, अगर आप घोड़े के ऊपर बैठोगे, पहली बात घोड़ा ट्राई करेगा कि वो आपको गिराए। तो जब भी घोड़े के ऊपर बैठो, बहुत कॉन्फिडेंट होकर बैठो, ताकि घोड़े को ऐसा ना लगे कि आप राइडर नहीं हो। अगर घोड़े को ऐसा लगेगा आप राइडर नहीं हो, वो कोशिश करेगा आपको गिराने की। तो अच्छा, डरो नहीं जब ये साइकी है घोड़े की? हाँ, ये साइकी है घोड़े की। तो उस पर डरो नहीं जब आप बैठे हुए हो, क्योंकि डरोगे तो वो घोड़ा भी डरेगा, फिर वो गिराएगा, फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल होगा। तो बस फुल कॉन्फिडेंस से उसके ऊपर बैठो। इब्राहिम, कब आपने किस एज से सीखना शुरू किया था? मैं अभी 13 साल का था तब शुरू किया। अभी रिसेंटली आपने शुरू की है, तो आप अलबुरा के साथ ही एसोसिएट है शुरू से? तो आपके टीचर इंस्ट्रक्टर कौन कौन है? अहमद नवाज कलू मेरे उस्ताद हैं। ठीक है, पुलिस लाइन में सीखा। ठीक है। अच्छा राना साहब, ये जानना चाहूँगा कि ये जो साइकी की बात कर रही हैं मनाहिल, तो आप तो बहुत पुराने इसके साथ हैं, और साइकी, घोड़े की साइकी और एक तो इंसान की साइकी होती है ना, वो तो आप फिर भी हम इंसान हैं, समझ सकते हैं। तो घोड़े की साइकी को समझना कितना मुश्किल काम है? घोड़े को समझना मुश्किल, इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा अपना दिमाग जो है ना उसके साथ अटैच करना पड़ता है। जब बंदा उसके साथ घुल मिल जाता है ना तो घोड़ा बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। बंदा जब खौफ से जाता है ना उसके पास, तो उसको पता चल जाता है कि ये बंदा नया है और मेरे पास डर के आ रहा है, तो उस टाइम उसकी जो है ना ज़हनी तवाज़ुन उस टाइम वो खुद ब खुद अपना सेट कर लेता है कि इस बंदे को नज़दीक नहीं आने देना, या उसका जो भी माइंड बनता है। तो जब हम घोड़े के पास जाते हैं उस टाइम थोड़ा बंदा कॉन्फिडेंस के साथ जाए ना तो वो घोड़ा कुछ नहीं होता। कॉन्फिडेंस तो हम चले यहाँ दिखा देते हैं, हम उधर भी जाए ना तो उधर हम कैमरा शाय नहीं है, दिस एंड दैट। वो घोड़े के सामने तो वैसे ही बंदा लूज हो जाता है। वो पहली दफ़ा जब नया आता है ना बंदा, वो उसके साथ थोड़ा डर के जाता है। जब बंदा उसके साथ 2-4 दिन लगाता है ना, फिर वो खौफ खत्म हो जाता है। मतलब उस 2-4 दिनों में मैं सॉरी, मैं ये बात नहीं कर रहा कि लोग गिरते ही हैं ज़्यादा, बट मुझे मतलब ऐसा लगता है कि जैसे ये थोड़ा ज़्यादा मुश्किल काम है। नॉर्मल स्पोर्ट्स है, ये थोड़ी सी हट के स्पोर्ट्स है, बिकॉज के नॉर्मली आप जब क्रिकेट खेलते हैं तो आपको आपके हाथ में बैट होता है, आपने बॉल को फेस करना होता है। हॉकी में भी सेम बट फुटबॉल में
पर यहाँ पे सिर्फ आप एक नहीं, यहाँ दो जानदार हैं, एक आप अपने आप को अपने कंट्रोल कर रहे हैं, दूसरा आपने अपने घोड़े को कंट्रोल करना है। आई थिंक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट। वो जब बंदा उसके पास जाता है ना तो उसके ऊपर सवारी करता है, वो अपना जो ज़हन होता है ना बंदे का और घोड़े का वो एक हो जाता है, उसका दिल और दिमाग जो है हमारे साथ मैच हो जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम उसके ऊपर बैठते हैं ना, हाँ। उसका ज़हन और दिमाग जो है, दिल जो है ना, वो हमारे दिल के और दिमाग के साथ मैच हो जाता है। फिर उसके साथ वो उसने हमारे जितना हम उसको जो गाइडेंस देंगे उसके ऊपर वो चलता है। सही। मनाहिल, ये मैं इसी चीज़ पे आपसे बात करना चाहूँगा, किस तरह से मुमकिन है कि आप अपनी साइकी को घोड़े की साइकी के साथ मिला लेते हैं? और मैं मतलब मैं ये इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि नॉर्मल हर गेम के अंदर आप एक जानदार होते हैं, आप खुद ही होते हैं और आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जो आम तौर पे नहीं कर पाते स्पोर्ट्स में। हमने देखा लोग ब्लड प्रेशर उनका हाई हो जाता है, वो अपने आप पे से बाहर हो जाते हैं। आप क्रिकेट में तो बैट उठा के मार देते हैं, लड़ाइयाँ। बट यहाँ तो सबसे पहले आपने अपने आप को और फिर आपने अपने घोड़े को कंट्रोल, अपने कंट्रोल में रखना है। ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो सबसे पहले तो आप अपने दिल से डर निकालें घोड़ों से। ठीक है, वो एक जानवर है, अनप्रिडिक्टेबल है, कर सकता है कुछ भी, लेकिन फिर भी अगर आप उसके साथ आराम से रहेंगे, जानवर सिर्फ प्यार मांगता है, अगर आप उसके साथ प्यार से रहेंगे, इसलिए बोलते हैं जब आप उसके ऊपर राइडिंग कर रहे हो आप घोड़े से बात करते रहो। आप घोड़े से बात करोगे, वो कंफर्टेबल होगा, उसको इस तरह नहीं फील होगा कि कोई मुझे हार्म पहुंचाना चाहता है या मुझे ये कुछ करेगा। तो उससे बात करो, उसको प्यार करो। घोड़ा अगर अपने कान पीछे कर रहा है ना तो मतलब उसको डेंजर महसूस हो रहा है। तो इस तरह की साइंस होते हैं जिससे घोड़ा बताता है कि मुझे डेंजर महसूस हो रहा है या मैं आउट ऑफ कंट्रोल हूँ या कुछ। तो आप उसको काम करो, आप उसको प्यार करो, उससे बात करो और खुद नहीं डरो। खुद डरोगे तो फिर उस घोड़े को पता चल जाएगा, घोड़ा बहुत स्मार्ट है, तो उसको पता चल जाएगा कि आप डर रहे हो। तो फिर वो ऑब्वियसली आपको और डराएगा कि बस मेरे ऊपर से उतरे, क्योंकि कोई भी घोड़ा चाहता नहीं है कि उसके ऊपर राइडिंग की जाए। अच्छा। हाँ, तो फिर आपको बस डर के नहीं बैठना, घोड़ों का डर निकालें। पहले 1-2 दफ़ा लगता है डर, बहुत नॉर्मल है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आप यूज्ड टू हो जाते हो उस चीज़ से। ठीक है। अच्छा, अब ये भी जानना चाहूँगा कि कितनी हम-आहंगी ज़रूरी होती है घोड़े के साथ ड्यूरिंग गेम, जब आप गेम के अंदर मौजूद होते हैं? हमने देखा कि हमने कुछ इवेंट्स देखे टेलीविजन पे ही कि आप राइडिंग कर रहे हैं और कुछ घोड़े हैं वो चलते चलते स्लो हो जाते हैं और कुछ अपनी स्पीड के साथ और पीछे से बहुत स्लोली आ रहे होते हैं, बड़ी वो आगे आके विन भी कर जाते हैं। इसकी वजूहात क्या होती हैं? ये क्या कोई इशू होता है घोड़े को या राइडर को, बट कैसे होता है सारा? घोड़े को मतलब घोड़ा बीच में स्लो हो जाता है कभी कभी, फिर आपको उसको एड़ी मारनी पड़ती है, कुछ करना पड़ता है। लेकिन अगर घोड़ा अपनी स्पीड से आ रहा है तो फिर नेज़ाबाजी में आपको टाइम भी चाहिए, प्रिसीजन भी चाहिए, सब कुछ एक टाइम पे लगता है। वो जो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक होता है वो 10 सेकेंड की गेम है, 10 सेकेंड में सब कुछ हो जाता है। तो आपको बहुत देख के, घोड़े को साथ देख के, मतलब एक हाथ से हम घोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं, एक हाथ से हम नेज़ा कंट्रोल कर रहे हैं, तो आपने देखना होता है कि किला कहाँ पर है, आप कब अपना नेज़ा निकालो, कब मारो। तो वो विद प्रैक्टिस, हर चीज़ विद प्रैक्टिस आती है, तो विद प्रैक्टिस हो जाती है। अच्छा, जिस तरह से आप ये बात कह रही हैं, मैं राना साहब आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरह से मनाहिल ये बात बता रही हैं कि घोड़े के कुछ साइन होते हैं, जी मैं अपने नाजरीन के लिए, क्योंकि ये उनके लिए भी बड़ी यूनिक चीज़ होगी कि आप हमारे साथ आज बात कर रहे हैं, उन्हें भी ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन तो मेरे लिए भी बहुत फर्स्ट टाइम है। मैं समझता हूँ शायद उनके लिए भी उनके जानने के लिए कि किस तरह के साइन होते हैं घोड़ों के, कि वो उससे फिर आपको इंडिकेशन मिलती हैं कि घोड़ा आप यही चाहता है, क्योंकि आप तो घोड़े के साथ मिल के चलना होता है दोनों ने। तो फिर किस तरह के साइन से यार अपने से स्टूडेंट्स को किस तरह से सिखाते हैं कि ये साइन दे दे तो आपने ये करना है? ये घोड़े के सबसे बड़े जो साइन वही होते हैं कि कान आगे पीछे करता है। जब घोड़ा कान आगे पीछे करना शुरू करता है ना, उस टाइम उसने कोई ना कोई बदमाशी करनी होती है। वो सवार ऊपर जब सुस्त हो जाता है ना, तो उस टाइम घोड़े का दिमाग जो है वो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं चला जाता है मस्ती के लिए। तो वो जब कान आगे पीछे हिलाता है तो उस टाइम सवार का काम है उसको थोड़ा सा हाथ हिला लेना या उसको एड़ी लगा लेना, वो फिर अपनी रिलैक्स पोजीशन में आ जाता है। अगर बंदा ऊपर सोए हो तो फिर कोई ना कोई गलती करता है, वो जंप कर देता है या वैसे आगे पीछे छलांग लगा लेता है, बंदे को गिराने की कोशिश कर देता है। बस उसके जो सारे निशान देता है ना, वो कानों के जरिए देता है बंदे को। कान आगे पीछे करना, कान पीछे कर लेना या बिल्कुल दोनों आगे कर लेना, तो उससे फिर वो बंदे को पता चलता है कि ये क्या करने वाला है अब। अच्छा, उसके फौरन बाद वो जब कान हिलाता है ना, आगे पीछे करता है, तो 2 मिनट बाद या 1 मिनट बाद ना, 2-4 कदम चलने के बाद उसने कोई ना कोई गलती कर देनी होती है।
ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आप क्योंकि नेज़ाबाजी में आप बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे होते जी हैं, जी और आपने जैसे मनाहिल बात कह रही हैं कि आपने नेज़ा कब निकालना है, ये बड़ी जी, बड़ा स्ट्रॉन्ग टेक्निक डिसीजन आपको, टेक्निक वाली बात बड़ी है। टेक्निक वाली बात है ये। तो आपको घोड़े को सीधी लाइन में रखने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है आपको? ये आपकी टेक्निक्स होती है या घोड़ा भागता ही सीधा है? पहले तो घोड़े को ट्रेन करना पड़ता है ठीक है। नेज़ाबाजी के लिए। उसको वो जब ट्रेन करते हैं ना, उसकी लाइन सीधी कर लेते हैं, वो ऑटोमेटिक उसकी लाइन सीधी होती है। जब हम ग्राउंड में ले जाते हैं ना, तो घोड़े को हम लोगों ने उठाना होता है, उठा के स्टार्टिंग पॉइंट से, तो जब सीधे करते हैं वो ऑटोमेटिक उसके लेग के ऊपर सीधा हो जाता है। कुछ घोड़े हैं जो ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन वो सवार थोड़ा बाला ऊपर उनको सीधा कर लेता है। तो तकरीबन जब हम दरमियान में गुजरते हैं ना, दरमियान में आते हैं, तो आधा एक फासला रह जाए, तो उस टाइम हम लोग नेज़ा निकाल लेते हैं। नेज़ा निकालने के बाद, क्योंकि वो 9 सेकंड की गेम है स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर डक तक, तो 9 सेकंडों में वो कुछ सेकंडों के मैनी सेकंड है, उसमें नेज़ा आप लोगों ने मारना होता है बस। ठीक है। मनाहिल, ये वो 9 सेकंड की गेम, ये यकीनन बहुत शॉर्ट गेम है, और इस शॉर्ट गेम में आपने बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करना होता है। आपने अपने आप को, घोड़े को, अपने नेज़े को, अपनी इस किले को जिसको आपने उठाना है उसको, और फिर आप अब आई थिंक फिटनेस वगैरह भी आपको बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, आपका जो माइंड है बड़ा शार्प चाहिए होता है। ये किस तरह से मैनेज किया जाता है? इसमें आप कैसे कूल काम रहते हैं, कैसे आप एक्सीलेंट रहते हैं कि यार मैंने ना इस लाइन पे हूँ, मैंने ये जाके करना है? उस वक्त क्या सिचुएशन होती है प्लेयर की? अगर आप घोड़ा स्टार्टिंग पॉइंट पे तंग करता है, ठीक है, तो अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट से ही डर के बैठे हुए ना, या आपके दिल में है कि किला नहीं लगेगा मुझसे, या मुझसे घोड़ा कंट्रोल नहीं होगा, या नेज़ा निकल जाएगा, कुछ भी, तो कुछ ना कुछ गलत होगा आपके साथ। आप पहली बात कॉन्फिडेंट रहें। उसके बाद आप ऑब्वियसली हर कोई एकदम एक्सपर्ट नहीं बन जाता किसी भी चीज़ में, हर चीज़ के लिए यू नीड प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के साथ साथ आप मेले भागते हो, नहीं लगता, पहले मेले में नहीं लगता, दूसरे में नहीं लगता, तीसरे में नहीं लगता, फिर आगे जाके आपके किले लगने लग जाते हैं। तो इट्स वेरी नॉर्मल। बहुत मतलब एक्सपीरियंस्ड राइडर्स और टेंट पैकिंग जो करते हैं उनके अक्सर मिस हो जाते हैं, तो बहुत नॉर्मल सी बात है। उन 9 सेकंड्स में बस आपने अपना दिमाग काम रखना है ताकि आपका घोड़ा काम रहे, और फिर राइट टाइम पे नेज़ा लगाना है और उस निशाना लेना है, और फिर उसके बाद उसको रोकना है। रोकना थोड़ा सा इशू होता है मेरे लिए, घोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब जान मांगता है, लेकिन आपके फोर आर्म स्ट्रॉन्ग हो तो इतना मुश्किल नहीं है ये स्पोर्ट। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं इब्राहिम, कोई इवेंट्स वगैरह अभी तक खेले हैं आपने? जी, अभी मैं 3 इवेंट्स में अभी तक गया हूँ। कौन कौन से? F9 पार्क में हुआ था, एक F9 पार्क में, जी। एक ताज अब रेजिडेंसी, ज़िशान नकवी ने आई थिंक कराया था, वो आप उसी की बात करें, सीडीए की? जी जी, वही वही। ओके, एक हमने किया था मीरपुर में, ठीक है। और एक ताज रेजिडेंसी में। ताज रेजिडेंशिया में। और ये इसमें पोजीशंस वगैरह भी आपकी कोई रही, या पार्टिसिपेट किया आपने? पार्टिसिपेट किया था इनमें। पार्टिसिपेट किया था। राना साहब, कैसे अपने बच्चों को समझाते हैं? सबसे पहले जो आपका फर्स्ट लेसन होता है कि अपने अंदर से डर निकालना है, ये बहुत मुश्किल काम है। जी जी। अब मेरे ख्याल में बच्चों के लिए, और मैं तो ये समझता हूँ शायद हम बड़ों के लिए भी बड़ा मुश्किल काम होता होगा, डर निकालना घोड़े के सामने। बच्चों के इस लिए तरह से इतना मुश्किल सिखाते नहीं हैं है। बच्चे जो है ना, बच्चों को एक दफ़ा बिठा दें ना, तो बच्चों को थोड़ा शौक होता है एक दूसरे को देख के ना, तो उनका डर निकालना इतना मुश्किल नहीं है। उनको बिठा देते हैं तो वो 1-2 चक्कर लगाएं तो उनका खौफ ख़त्म हो जाता है। ठीक है। जो बड़े हैं उनका खौफ ख़त्म करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि उनका एक ज़हन बना होता है घोड़ों के बारे में और जानवरों के बारे में, क्योंकि वो मैच्योर होते हैं। मैच्योर जब बंदा हो जाता है तो उनको थोड़ा सा उनके जहन से बातें निकालनी और उनको दूसरी साइड पे ले आना वो मुश्किल हो जाता है। सही है। अच्छा, अब ये भी जानना, आपने खुद से कितने के इवेंट खेले हैं? कब से शुरू किया था आपने इवेंट? फर्स्ट इवेंट कब खेला था और किस तरह की पोजीशंस रही आपकी? जी, मैंने तो तकरीबन 2013-14 में शुरू किया है, तो अब तक फिर। तो अब इंटरनेशनल इवेंट्स में भी कभी किया आपने? नहीं, इंटरनेशनल में नहीं। हम पाकिस्तान में बड़े इवेंट्स कौन से थे जहाँ देसी नेज़ाबाजी होती है, हम लोग उधर जाते हैं, पूरे तकरीबन पाकिस्तान में होती रहती हैं। ठीक है। तो तकरीबन रोज़ाना ही होती हैं। ठीक है। अच्छा मनाइल, ये जहाज़ को कंट्रोल करना ज़्यादा आसान है या घोड़े को? जहाज़ को ज़्यादा आसान है। जहाज़ को ज़्यादा आसान है। मुझे लगा ये कि जहाज़ को शायद ज़्यादा आसान है कंट्रोल करना। बट इवेंट्स कितने खेले अभी तक आपने? मैंने भी 3 ही खेले हैं अभी तक। ताज रेजिडेंशिया में खेला था, F9 में, और मीरपुर में। तो कामयाबी का तनासब क्या रहा आपका परसेंटेज? मेरा वो जो सेकंड वाला मिला था, F9 वाला, उसमें मेरा पहली दफ़ा किला लगा था, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि इतने ज़्यादा उसमें मेरा किला लगा था। और स्पेशली लड़कियां होती नहीं हैं स्पोर्ट्स में, और F9 में भी आई थिंक एक और लड़की थी हमारे अलावा,
तो वो सब इतना ज़्यादा प्रेशर भी होता है, तो उसमें मेरा किला लगा था, तो वो मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात थी। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, मुश्किल नहीं होता ख़वातीन के लिए, आप जिस तरह के बाज़ इवेंट में आप मेले होते हैं वहाँ पे इस तरह की नेज़ाबाजी हो रही होती है, वहाँ पे जाके इतने सारे मेल में जाके और फिर गर्दो गुबार, आमतौर पे हमने देखा ना ख़वातीन, जैसे पहले भी बात की कि हमें ख़वातीन जब होता है तो हमारे ज़हन में आता है उन्होंने मेकअप करना है, उन्होंने बैठना है, तो ये मुश्किल नहीं होता इस तरह के इवेंट गर्मियों में भी जाके खेलना, सख्त सर्दियाँ सख्त गर्मियाँ? ये थोड़ी सी मेल डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स तो है, लेकिन अब हम निकल रहे हैं इस चीज़ में आगे, तो मतलब मुश्किल तो होता है। अब मीरपुर में जब हमने मेला खेला था उसमें तो कोई भी लड़की नहीं थी, वहाँ पे तो ऑडियंस भी नहीं आई हुई थी देखने के लिए फीमेल्स की ज़्यादा, तो मुश्किल तो है इस बैरियर को तोड़ना। लेकिन इतना जिस चीज़ का शौक़ हो तो फिर ये सोसाइटी फिर उसको डिफ़ाइन नहीं कर सकती कि हम खेल सकते हैं नहीं खेल सकते, तो शौक है इस चीज़ का, तो इस वजह से खेल रहे हैं। प्रेशर तो होता है लेकिन नॉर्मल है, अब तो आदत। अच्छा, एक इस गेम का कामयाब प्लेयर बनने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, क्या किस तरह की ट्रेनिंग चाहिए होती है? ट्रेनिंग बस प्रैक्टिस, स्पेशली सलाहियतें किस तरह की होनी चाहिए? हाँ, प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपका घोड़े के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, आपका अपना घोड़ा होना भी बहुत ज़रूरी है। आपका अपना घोड़ा होगा, आपको पता होगा वो किस तरह की मूवमेंट करता है, वो कब रुकता है, कब चलता है, तो अपना घोड़ा होना ज़रूरी है। और बस प्रैक्टिस के साथ अच्छी टीम बहुत सपोर्टिव होना ज़रूरी है, क्योंकि फिर वो आपको सपोर्ट करती है, पुश करती है आगे जाने के लिए। तो बस यही है, प्रैक्टिस के साथ हो जाता है। ठीक है। अच्छा, जब अपने किले को लेने के लिए जब जाते हैं, वो 4 से 5 लोग इकट्ठे जाते हैं और इकट्ठे राइड कर रहे होते हैं, तो वो आपकी अपनी टीम के लोग होते हैं, सारे इकट्ठे होते हैं, या फिर ऑपोजिट टीम्स के मेंबर्स साथ होते हैं? 4 लोगों की सेक्शन जाती है और अपनी टीम के लोग होते हैं, तो वो 4 लोग सेक्शन में जाते हैं, और फिर अगर टीम आपकी ज़्यादा है तो पहले 4 लोग भागते हैं, फिर 4 लोग भागते हैं, तो अपनी टीम होती है। ठीक है। राना साहब, इसमें कुछ टाइम भी मैटर कर रहा होता है कि आपने विदिन 9 सेकंड ही करना है, या फिर अगर घोड़ा स्लो हो गया तो आपने स्लोली, या फिर इसमें घोड़े की स्पीड इतनी होनी चाहिए तो आपने उसे पिक करना है? कोई टाइम फ्रेम भी इसमें होता है? टाइम फ्रेम होता है? जी, टाइम भी होता है ना, इसमें टाइम लगा देते हैं, उसमें एक टाइम रखते हैं, उसके अंदर आपने घोड़ा भगाना है। जो स्लो होता है ना, स्टैंडर्ड टाइम क्या है इसका? स्टैंडर्ड टाइम ऐसे नहीं टाइम होता, वैसे टाइम लगा देते हैं ना, एक लीक लगाते हैं एंड पे, एक स्टार्टिंग पे, एक किले के पास, वहाँ चारों घोड़ों ने बराबर आना होता है। ठीक है। तो वो टाइमिंग होती है, वरना टाइमिंग कम जगह पे आती है। जो ज़्यादा स्लो हो जाए तो फिर वो स्क्रैच कर देते हैं, बाकी घोड़े जो है नॉर्मल अपनी रफ्तार जो है ना पूरी रखते हैं। अच्छा, आप ट्रेनिंग करवाते हैं लोगों को, डेली कराते होंगे, तो किस तरह की ट्रेनिंग होती है आप लोगों की? जी, यही सवारी शुरू से करवाना शुरू करते हैं ग्राउंडों में, तो फिर जब वो उसको पूरी आ जाती है, उनकी ग्रिप बन जाती है घोड़े के ऊपर, उनका बूर हासिल हो जाता है, तो फिर उनको बड़े ग्राउंड में ले जाते हैं, फिर नेज़ा पकड़ा देते हैं, तो फिर नेज़े के साथ शुरू करवा देते हैं। ठीक है। मनाइल, सबसे मुश्किल फेज कौन सा होता है ट्रेनिंग का? सबसे मुश्किल आई थिंक मेरे लिए जो मेरा पर्सनली रहा है वो नेज़े के साथ रहा है। अच्छा। किला मारना तो चले है ही, वो तो मतलब टाइम और आपका प्रिसीजन होता है। मेरे लिए किला ज़्यादा मुश्किल रहा है, क्योंकि किला आपके एक हाथ में होता है, दूसरे हाथ से आपने लेफ़्ट हैंड से घोड़े को कंट्रोल करना होता है। तो मेरे लिए पहले तो स्टार्टिंग में जब हमने राइडिंग सीखी थी, तो पहले हम छोटे ग्राउंड में ना सिर्फ किला लेके मैं भागती थी कि मेरा आर्म स्ट्रॉन्ग हो, नेज़ा भी नहीं मारना, लाइक नेज़ा लेके भागती थी, किला भी नहीं मारना। तो मतलब फिर उसके बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको प्रैक्टिस हो जाती है इस चीज़ की, और मेरे लिए तो वैसे ये नेज़ा पकड़ना मुश्किल था। ठीक है। तो अब दबाव को कैसे कंट्रोल करते हैं? वो जो प्रेशर होता है, ऑडियंस का प्रेशर, घोड़े के कंट्रोल करने का प्रेशर, नेज़ा एग्जैक्टली फेंकने का या वो करने का प्रेशर, आई थिंक काफ़ी सारे प्रेशर्स एट अ टाइम आप विदिन 9-10 सेकंड हैंडल कर रहे होते हैं। ऑडियंस का तो प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि जब आप घोड़े पे बैठ जाते हो आपको और कुछ नहीं नजर आता है, आप वो घोड़ा है और सामने किला है, ठीक है। तो ऑडियंस का प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम आप नहीं सोच रहे होते कि ऑडियंस क्या सोच रही होगी या कुछ भी। सिर्फ ये प्रेशर होता है कि उस टाइम घोड़े का भी नहीं होता कि घोड़ा कैसे कंट्रोल होगा या क्या, वो हमें पता है घोड़े ने भागना है, अभी सीधा निकल गया है स्टार्टिंग पॉइंट से, अब सीधा भागना है। सिर्फ प्रेशर होता है कि नेज़ा कब निकालना है और किला कब मारना है। तो वो कभी आगे लग जाता है, कभी पीछे लग जाता है, कभी हार्ड लक रह जाती है कि लग जाता है और उठता नहीं है। तो ये मतलब वही बात है, विद प्रैक्टिस आपको हर चीज़ आती है, तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी जो वो है टेक्निक है वो बेहतर होगी, और तभी आपके किले लगेंगे। ठीक है। इब्राहिम, क्या आप करना चाह रहे हैं इन फ्यूचर? आप प्लानिंग क्या है इस गेम को लेके? भी और मेले करने हैं, और मेरा प्लान है कि उनमें से कोई मेला जीत भी जाए।
मेला भी कुछ चीज़ है, बिल्कुल ठीक हो गया। राना साहब, ये जो नेज़ा होता है इसका वेट कितना होता है ताकि इसको कंट्रोल, अब क्योंकि ये भारी भी तो होता होगा यकीनी तौर पे, इसका वजन कितना होता है? क्या हर नेज़े का वजन एक जैसा होता है? अपना 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 जितना किसी को चाहिए ना, जितना वजन, जितना हल्का चाहिए हल्का बनवा लेते हैं, जिसने बड़ा वजनी बनवाना होता है। अच्छा, इसका कोई स्टैंडर्ड तय नहीं है कि आप वजन का स्टैंडर्ड तय नहीं है, इसकी लेंथ का भी स्टैंडर्ड तय नहीं है? वो तय है, तकरीबन 6.5 फुट होना चाहिए। ठीक है। तो कुछ लोग हैं जो कम ही बनवा लेते हैं, लेकिन घोड़े के ऊपर वो जो कम बनवाते हैं ना, बड़े घोड़े हैं तो वो नेज़ा नीचे ज़मीन पे नहीं पहुंचता, उसके लिए बंदे को ज़्यादा झुकना पड़ता है। तो मैक्सिमम जो है ना 6.5 फुट ही है। राणा साहब, जब आप झुक के आप किले को नेज़ा हिट कर रहे होते हैं तो आई थिंक सबसे डेंजरस पॉइंट वही होता है। नहीं जी, वो मुश्किल नहीं है। अच्छा। सबसे डेंजरस स्टार्टिंग पॉइंट होती है। हाँ। उस पे घोड़ा थोड़ा तंग करता है सवार को। हाँ, देखिए तो आमतौर पे ना वो थोड़ा सा लेफ्ट राइट कर रहा होता थोड़ा करता है, मस्ती कर लेता है। हाँ। वहां से जब घोड़ा निकलता है उसके बाद तो बंदे के अंदर जोश ही वैसे बन जाता है, खुद ब खुद ऑटोमेटिक। तो बंदे को पता ही नहीं चलता, बस आगे आना है, किल्ला मारना है, फिर रोकते वक्त बंदे को पता चलता है कि मैंने घोड़ा रोक लिया है। अच्छा, आप मनाहिल इस गेम का फ्यूचर क्या देख रही हैं पाकिस्तान में? मुझे फ्यूचर काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है इसका, बिकॉज फीमेल्स भी स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं और मुझे लगता है कि इंटरनेशनली भी जाएगा, मतलब जो फीमेल्स हैं वो इंटरनेशनली भी जाएंगी। और पाकिस्तान में जैसे भी CDA ने एक होस्ट किया था इवेंट, तो इसी तरह अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट हो और ज़्यादा इवेंट्स हों, मेले हों, तो फिर इसका बहुत अच्छा फ्यूचर है। मतलब काफ़ी अभी तो काफ़ी ज़्यादा ये जो न्यू जनरेशन है, हमारी जनरेशन जेन ज़ी, वो भी आ रही है, उनको भी घोड़ों के शौक हो रहे हैं, तो अच्छा जा रहा है अभी तक तो। ठीक है। प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग क्या है गेम को लेके? फ्यूचर प्लानिंग मेरी तो मतलब ये सब कंटिन्यू रखना है, बाकी तो एज अ हॉबी कंटिन्यू रखना है, बिकॉज प्रोफेशन तो मेरा फ्लाइंग में ही है, लेकिन एज अ हॉबी इसको कंटिन्यू रखना है और फ्यूचर मतलब मेले खेलेंगे इंशाल्लाह। और अच्छा, एज अ वुमेन, एज अ स्पोर्ट्स गर्ल, क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? हमारी आजकल की जेनजीज है, ये जनरेशन है, इनको तो वो ये हम समझते हैं शायद आप 9 सेकंड में आप अपनी गेम को अचीव करते हैं, ये 9 सेकंड वाली रील्स के ऊपर रहते हैं। बट क्या कहेंगे उन 9 सेकंड की रील्स वालों को कि वो किस तरह से स्पोर्ट्स के अंदर आए, स्पेशली इस गेम में कैसे उन्हें कहेंगे? मैं न्यू जनरेशन को ये कहना चाहती हूँ कि निकलें, मतलब फ़ोन आजकल मैं ये नहीं कहती कि मैं भी नहीं यूज़ करती, मैं भी यूज़ करती हूँ, बट फ़ोन से निकलें, इस स्पोर्ट्स में आए। स्पोर्ट्स वैसे ही बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए, तो आए स्पोर्ट्स में आए, घोड़े के ऊपर बैठें। आप एक दफ़ा बैठेंगे, आपके दिल से ख्वाब निकलेगा, फिर आपका दिल नहीं करेगा उतरने का घोड़े से। तो मैं तो ये कहती हूँ कि आए, निकलें। स्पेशली फ़ीमेल्स को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आएँ और मतलब इस स्पोर्ट्स में और ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, ताकि हम आगे फ्यूचर में जाके कोई फीमेल्स इंटरनेशनल टीम बना सकें, इंटरनेशनली जाके खेल सकें। तो बहुत ज़रूरी है अब हमारी जनरेशन को मतलब निकलने की और आगे स्पोर्ट्स में आने की। बिल्कुल। राणा साहब, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? बस आना चाहिए। ये गेम जो है ना, ये बंदे को दलेर बनाती है, बंदे का जो है ना माइंड एक सेट करती है बंदे को। वैसे जो जिम करते हैं उसके लिए ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी है गेम वाली। ये नेज़ाबाजी, इसमें आ जाए घोड़ा सवारी जो है ना, ये बंदे के लिए बहुत अच्छा है। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। बॉडी के लिए बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच जी। राना अहमद नवाज हमारे साथ मौजूद थे, मनाहिल कैसरानी और मोहम्मद इब्राहिम हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे आज राइडिंग के हवाले से। और राइडिंग पे हम मज़ीद भी बात करेंगे और देखेंगे पाकिस्तान में इसका मुस्तकबिल क्या है। कुछ और गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ है। वेलकम बैक जी। बात कर रहे हैं आज टेंट पैगिंग के हवाले से और पाकिस्तान में इस्लामाबाद में कहाँ पे खेला जा रहा है और किस तरह आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर सवारी कितना मुश्किल है या कितनी आसान है, इस पे आज बात करेंगे। और हमारे साथ कुछ और भी गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद है हसन रज़ा चीमा और ये टीम कैप्टन है। हसन, खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। और जिम्मल हमारे साथ मौजूद है, जिम्मल कैसरानी हमारे साथ मौजूद है और ये भी राइडर है, लेडी राइडर है। खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। और मनाहिल हमारे साथ मौजूद है। ऑलरेडी आप पिछले सेगमेंट में हमारे साथ इनकी बात हुई थी। चीमा भाई, एक तो टीम कैप्टन का मतलब आपकी टीम में कितने लोग होते हैं, कितने प्लेयर्स होते हैं? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा। नवीद साहब, इस तरह से है कि हमारा जो अल बुराक टेंट पैकिंग क्लब है, इस वक्त हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 3 सेक्शंस दौड़ रही हैं और एक सेक्शन में 4 घुड़सवार होते हैं। तो अभी मेरी टीम में जो है वो तकरीबन 12 मेंबर्स हैं, जिनमें ये 2 बच्चियाँ भी हैं। इब्राहिम मुदस्सिर जो पहले आपके साथ थे वो भी हैं, अहमद नवाज कल्लू साहब हैं। इसके अलावा
हमारे जो हैं आफ्ताब पलाक हैं, शहनशाह हुमायूं कैसर हैं और उनके साथ नुमान अली हैं। तो ये हमने एक जो क्लब अपना बनाया है, मतलब क्लब क्या है, ये हमारी एक फैमिली है और हम बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं, मेले कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं उसमें। तो अभी तो यही है। और बाकी जो मेरा क्लब है वो सब के लिए ओपन है, जो न्यू कमर्स हैं, स्पेशली फीमेल राइडर्स और बच्चे, क्योंकि ये लोग ये वो वाली जनरेशन है जिनको हम जेनजीज कहते हैं। और ये जेनजीज अगर अपना मोबाइल और टैब्स छोड़ के ये ग्राउंड्स में आ रहे हैं तो इनको जो है हमें वेलकम करना चाहिए और इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और जिमल, आपको खुश आमदीद भी कहते हैं। और सबसे पहले ये कि ये सोचा कैसे आपने कि आप नॉर्मली लोग क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल की तरफ जाते हैं और इतनी मुश्किल स्पोर्ट्स आपने चूज़ की, अब खुद से की या फिर सिस्टर मौजूद थी तो ऑलरेडी आपने कहा नहीं वो हैं तो मैंने भी बनना ही है? नहीं, हम दोनों ने साथ किया था। अच्छा, इकट्ठे आपने स्टार्ट किया? हाँ, हम दोनों को लाइक हॉर्स राइडिंग का शौक था शुरू से, तो हॉर्स राइडिंग सीखते सीखते बस टेंट पैकिंग में फिर आ गए। तो इट टुक अस टाइम बट हो गया। कितना मुश्किल है ये या कितनी आसान है? हॉर्स आपके लिए तो आसान होगी यकीनन। हम यहाँ पे सोच के कह रहे हैं यार पता नहीं कैसे कर लेते हैं आप लोग। हॉर्स राइडिंग मेरे लिए मुश्किल थी क्योंकि जो मेरे उस्ताद हैं वो उनने मुझे प्रॉपर ट्रॉट के वक्त एक जगह 10-10 मिनट सिट स्टैंड अच्छा। क्योंकि मुझसे नहीं होता था ट्रॉट एंड मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था कंपेरेटिवली इसके। मेरे लिए नेज़ा उठाना ज़्यादा इजी था क्योंकि मेरे जो रिस्ट में थी वो जान ज़्यादा थी कंपेरेटिवली अगर देखें तो मेरे लिए किला मारना बहुत मुश्किल था। हमेशा आगे या पीछे थोड़ा फर्क हो जाती। हाँ, थोड़ा फर्क, लेकिन वैसे कंपेरेटिवली इससे आसान था बट ऑब्वियसली हर किसी के लिए मुश्किल होता है। ठीक हो गया। अच्छा, मनाहल बात कर रही थी सिट स्टैंड की और इसमें यानी कि फिटनेस इंपॉर्टेंट है। फिटनेस किसके लिए, किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है? मतलब आपने तो नहीं भागना, तो भागना तो घोड़े नहीं होते, भागना घोड़े नहीं होते, बट सबसे पहले जो ट्रॉट होता है ना, हॉर्स राइडिंग इसको नहीं कहते कि आप घोड़ा भगा रहे हो। हॉर्स राइडिंग होती है जब आप उस पर प्रॉपरली ट्रॉट करते हो, कैंटर करते हो, घोड़े को रोकना आता है, घोड़े को संभालना आता है, तो उसके लिए फिटनेस बहुत ज़रूरी होती है। और जो ट्रॉट होता है उसमें आपने घोड़े के साथ, जैसे घोड़ा अपने पीछे वाले पैर उठाएगा आपने ऊपर होना है, वो रखेगा आपने नीचे होना है, तो वो सिट स्टैंड की बात करिए जो कि ट्रॉट मुश्किल होता है बिगिनर्स के लिए। ओके, अब सर ये जानना चाहूँगा मैं आपसे हसन भाई कि जो फिटनेस की हम बात करें इसमें मेंटली फिटनेस तो आपको बहुत चाहिए होती है, बट फिजिकल फिटनेस आपको कितनी चाहिए होती है? मेंटली फिटनेस के साथ फिजिकली फिटनेस जो है ना वो आपकी बहुत ज़रूरी है। जैसे ये अभी बता रही थी कि जो सिट स्टैंड उस्ताद करवाते रहे हैं, उस्ताद अहमद नवाज कल्लू मेरे भी वही उस्ताद हैं, तो मैंने भी जब सीखा तो मुझे भी बेसिकली घोड़े की तो 4 किस्म की चाल है। ठीक है। वॉक, कंटर, ट्रॉट और गैलप। अच्छा। गैलप आप यूज़ करते हैं नेज़ाबाजी में जब घोड़ा बिल्कुल दौड़ रहा होता है, तो उसके अलावा कंटर में और ट्रॉट में जो है वो आपको घोड़े की जो मूवमेंट है उसके साथ आपको मैच करना होता है। और वो बेसिकली वो आपकी ग्रिप होती है कि आप घोड़े पे कितनी ग्रिप रखते हैं, और जब आपकी ग्रिप अच्छी होगी तो डेफिनेटली आप ग्राउंड में अच्छा दौड़ोगे, आप गिरोगे नहीं घोड़े से इतनी जल्दी। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। फिटनेस आपकी लाजमी होनी चाहिए। जब आप घोड़े पे बैठे तो बिल्कुल अटेंटिव हों आप, आपका जो केमिस्ट्री है घोड़े के साथ मैच होनी चाहिए, क्योंकि घोड़ा जब आप घोड़े के ऊपर बैठते हैं तो वो आपकी हार्ट बीट को वो रीड कर लेता है, उसको पता चल जाता है कि सवार अब डरा हुआ है या जम के बैठा हुआ है। हाँ। अच्छा, एक चीज़ हमने देखी है नॉर्मली अक्सर के घोड़े जंप भी कर रहे होते हैं, तो क्या उनको जंप करवाया जाता है या अपनी मर्जी से ही कर रहे होते हैं वो? ये घोड़े के मूड पे डिपेंड करता है जी। देखें, जानवर है, जानवर के मूड का आपको नहीं पता होता, वो किसी भी टाइम पे कुछ भी हो सकता है। कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि मेले पे जब हम लोग गए हैं, जाके हमने घोड़े अनलोड किए हैं तो घोड़े का मूड बिल्कुल ठीक है। अब ग्राउंड देख के कुछ घोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, वो एग्रेसिवनेस में ऐसा कर जाते हैं। कोई भी सवार जो है, अच्छे से अच्छा सवार भी जो होगा, वो कभी भी नहीं चाहता कि उसका घोड़ा जो है वो मस्ती करे, क्योंकि जब वो मस्ती करता है डेफिनेटली घोड़ा हमसे ज़्यादा ताकतवर है। हम उसको काबू एक खास लिमिट तक कर सकते हैं, अगर वो हमारे काबू से बाहर हो जाए तो हम लोग गिर जाए उधर से सवार। और वो ग्राउंड में स्टार्टिंग पॉइंट पे गिरना जो है ना वो बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है एक अच्छे राइडर के लिए। ठीक है। अच्छा जिमल, कितना मुश्किल होता है जैसे स्टार्टिंग की बात करें, स्टार्ट से आना और फिर अपने आप को मेंटेन करना अपने टारगेट के लिए, अपने गोल के लिए, इस सारे प्रोसीजर में मुश्किल तरीन चीज़ क्या है? मुश्किल तरीन स्टार्टिंग पॉइंट पे उसको लाना। ठीक है।
क्योंकि वो स्टार्टिंग पॉइंट पे ऑब्वियसली घोड़ा है, जानवर है, उसको पता है कि मैं अगर यहाँ पे आ रहा हूँ तो मुझे यहाँ से भगा देंगे। स्टार्टिंग पॉइंट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट पॉइंट। उसके बाद जब वो भाग जाते हैं ना, कभी वो इधर होगा कभी वो इधर होएगा, लेकिन एट सम पॉइंट वो एक सीधी लाइन में आ जाता है। सो जैसे पहले उस्ताद ने बताया था 9 सेकंड्स की गेम होती है, इसमें आपने 9 सेकंड्स में आपने वो किला भी मारना है, आपने उसको लाइन में भी लाना है, एंड उसको आपने डक पे रोकना भी है। तो ये होता है, लेकिन ये माइंड गेम होती है, आपकी मसल मेमोरी एट 1 पॉइंट बन जाती है, आपको पता होता है कि आपने आप इसको सीधा करना है, इधर करना। ठीक है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि आप जो काम कर रही हैं वो बहुत यूनिक है, और जिस स्पोर्ट्स में आप आई हैं वो भी बहुत यूनिक है। हर बंदा इसमें आ नहीं सकता, और जो नहीं आ सकता वो यकीनन बातें करते हैं इस पर। मैं जानना चाहूँगा क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों को, स्पेशली जो इसमें बातें करते हैं सिर्फ कि वो खेल नहीं सकते, वो कुछ भी करते हैं, बट उनके लिए कोई मैसेज है तो प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। जी, मेरे ये मैसेज है कि मैं बहुत ट्रोल हुई हूँ अपनी नेज़ाबाजी के करियर पे एंड एवरीथिंग। ठीक है, इस तरह के लोग, ये लोग घोड़े पे बैठ भी नहीं सकते, एंड दे आर टेलिंग मी, तो मतलब आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, माई पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ मी, मेरे सारे टीम मेंबर्स दे आर प्राउड ऑफ मी, तो आई डोंट थिंक सो आई नीड टू प्रूव एनीवन कुछ भी। तो बस यही है कि मतलब आप लोग बातें करो, मैं यहाँ कर रही हूँ। एग्जैक्टली। और मैं ये समझता हूँ सर, मैम आप बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं, और ये ऐसे ही होता है, शुरुआत में गलतियाँ भी होती हैं। हमने गेम्स के अंदर हम मुख्तलिफ लोगों को देखते हैं, कितनी बड़ी बड़ी टीम्स हार जाती हैं, कितने बड़े बैट्समैन हैं, कितने बड़े फुटबॉलर्स हैं, वो कुछ नहीं कर पाते। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़बरदस्त है, और गिरते ही शासवारी, वही बात है कि मैदान जंग में तो कोई आप आएँ तो सही ना, कम से कम आप ग्राउंड में तो आएँ, आप निकलें तो सही, आप घोड़े के ऊपर बैठे तो सही, आप जाएँ जाकर राइडिंग तो करें। अच्छा, ये कितना मुश्किल होता है एक प्लेयर के लिए, जब आप कहीं पे ट्रोल होते हैं, या जब आप कहीं पे हार जाते हैं, या कुछ भी हो जाता है, आप हर वक्त आप जीतते नहीं हैं, तो कितना मुश्किल होता है। आप घोड़े को तो कंट्रोल कर लिया, बट आपने उन लोगों को तो, उन लोगों के लिए आप किस तरह से करते हैं अपने आप को कंट्रोल, कैसे करते हैं, वो सब यकीन तौर पे आता होगा। गुस्सा तो आता है, मतलब, लेकिन वही बात है, आपने अपना मोराल नीचे नहीं करना चाहिए। आपके अगर पेरेंट्स सपोर्टिव हैं, आपकी टीम सपोर्टिव है, तो कोई भी तीसरा बंदा, जो वो कहते हैं ना कीबोर्ड वॉरियर्स जो होते हैं, जो पीछे बैठ के टाइपिंग करते हैं सिर्फ, उनकी बातों से फिर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बिकॉज अगर उनमें से किसी एक को भी कह दो ना कि आके बस घोड़े के ऊपर बैठ जाओ, तो वो भी नहीं कर सकते। तो फिर हमें उनकी बातों से इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, पूरे सेकंड आपको होता है कि भाई बोल क्यों रहे हैं ये लोग, लेकिन फिर वही बात है कि आप कहते हो कि वो कुछ कर नहीं सकते, एटलीस्ट हम कर तो रहे हैं ना, तो फिर इतना सीरियस नहीं लेते इनकी बातों को। ठीक हो गया जी भाई। किस तरह से, कितना इम्पोर्टेंट है घोड़े के साथ अपने आप को एसोसिएट करना, और ये करना कितना मुश्किल काम है, क्योंकि आप इंसान घोड़े के साथ एसोसिएट हो रहा है, यकीनी तौर पर उसकी साइकी के साथ साइकी मिलाना। देखें, जानवर जो है वो प्यार का है, आप उसके साथ जितना प्यार करेंगे, आप उसको जितना टाइम देंगे, वो उतना ज़्यादा आपके साथ अटैच होगा। फिर जब आप घोड़े की पीठ के ऊपर बैठते हैं तो फिर वो आपको बताता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, क्या क्या फ्लॉज हैं उसके। तो अभी जो हमारे पास घोड़े हैं उनमें कुछ फ्लॉज थे जो हमारे उस्ताद जो हैं अमन नवाज कल्लू, उन्होंने उनको ठीक किया। और जहाँ तक बात है गेम की, अगर राइडर गेम कर रहा है, 50% राइडर गेम करता है और 50% घोड़ा राइडर को गेम करवाता है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट से घोड़ा निकलते ही आपके काबू करने के बावजूद वो किले पे आ ही नहीं रहा, तो आप तो स्क्रैच हो जाएंगे उसमें। इसमें घोड़े का बहुत किरदार होता है कि वो कितना ट्रेंड है और उसकी आपके साथ इफेक्शन कितनी है। तो वो इफेक्शन बनाने के लिए आपको अपने घोड़े के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है। अभी जैसे हमने अपने घोड़े रखे हुए हैं, तो हम दिन में कम से कम 4 से 4-4.5 घंटे उनके साथ गुजारते हैं। उनको गर्मियों में नहलाना, उनको दाना डालना, उनकी सफाई सुथराई, उनको खोलना, उन पे 10-15 मिनट के लिए राइड करना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें घोड़ा आपको समझता है, आप उसको समझने की कोशिश करते हैं। वो जानवर है, वो आपको जल्दी समझ जाता है, क्योंकि जो ही आप उसके ऊपर बैठे उसको पता चल जाना है, लेकिन आपको उसकी आदतों का पता करने के लिए टाइम चाहिए, और वो आपको टाइम उसके साथ स्पेंड करना पड़ता है। हसन, ये कि आप घोड़े चेंज करते हैं हर गेम के अंदर, या फिर अपने हर बंदे के, हर प्लेयर के अपने अपने घोड़े होते हैं जिनके ऊपर आप राइड कर रहे होते हैं? नहीं जी, हर प्लेयर का अपना अपना घोड़ा होता है। आपको है हमारे क्लब में 1-2 घोड़े वो फिट नहीं है, तो उनका भी इलाज चल रहा है। तो वो जो प्लेयर्स हैं वो फिर डेफिनेटली हमारा, मैंने आपको जैसे कि बताया कि अल बुराक क्लब जब ये बनाया था, ये बच्चियाँ भी थी उधर, तो इनको हमने अपने क्लब में शामिल किया। हमने इनको कहा कि आप हमारे साथ टेंट पैकिंग करें, और इनकी बड़ी मेहरबानी है कि इन्होंने हम पे एतमाद किया और इनके वालिदैन ने हम पे एतमाद किया
जो इन्होंने इनको इजाज़त दी हुई है हमारे साथ करने के लिए। और इन बच्चियों को देखते हुए इस वक्त जो अल बुराक टेंट पैगिंग क्लब की जो मेन कोर कमेटी है उसमें 2 ख़वातीन भी हैं। हमारी जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं मैडम बुशरा जंजुआ हैं, और हमारी जॉइंट सेक्रेटरी जो है वो डॉक्टर आमिरा हैं, जो एक डर्माटोलॉजिस्ट हैं इस्लामाबाद में। तो ये मतलब सारा इन बच्चियों के लिए ये है कि अगर इनको कोई प्रॉब्लम होता है ये उनसे डिस्कस कर लेती हैं और वो हमें कन्वे कर दिया जाता है कि इस तरह से है। तो जिमल ऐसा भी होता है कि घोड़ों के नाम भी रखे जाते हैं, आपकी घोड़े का क्या नाम है? नंबर 1। नंबर 2, कितना टाइम स्पेंड करती हैं आप घोड़े के साथ? वही बात जितना ये बता रहे हैं लाइक 4 to 5 hours, बट ऑब्वियसली हमने साथ में पढ़ाई देखनी होती है एंड एवरीथिंग, राइट? तो उसके साथ घोड़े को टाइम देना काफ़ी मुश्किल होता है। एंड आप अपने घोड़े को नाम देते हो, आप उससे बात करते हो, कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज जैसे हम चैट जीपीटी से बात करते हैं वैसे घोड़े से बात बिल्कुल है, उसी तरह घोड़े से आई वुड प्रेफर मैं घोड़े से बात कर लूँगा rather than चैट जीपीटी। तो हाँ, घोड़े। तो आपकी घोड़े का नाम क्या है? बुराक। अच्छा, आपने अपने क्लब के नाम से। मनाहिल, ये घोड़े के साथ बात करना, फिर से सवाल करूंगा कि आप चैट जीपीटी से बात करते हैं और घोड़े से बात करते हैं, आप घोड़े से बात करती हैं और हमारी जानसी से ज़्यादा चैट जीपीटी से बात करते हैं, अब कितना डिफरेंस होता है इस चीज़ में? और आप तो बल्कि जहाज़ से भी बात करती हैं। हाँ जी, घोड़े से बात, चैट जीपीटी आपको आगे से जवाब दे रहा है लेकिन इन दी एंड वो है तो रोबोट ही ना। तो लेकिन घोड़े से जब आप बात करते हो तो आपको मतलब पता चलता है कि जानवर मतलब वो सुन रहा है आपकी बात। वो अगर आगे से जवाब तो नहीं दे सकता, बेज़ुबान जानवर है, लेकिन आपको होता है कि आपकी बात सुन रहा है और आपको दिली सुकून मिल रहा होता है उससे बात करके, उसको प्यार करके, क्योंकि इन दी एंड जो भी जानवर है ना उनको चाहिए प्यार ही। तो इसी तरह मेरा एक कुत्ता है घर पे, तो उससे भी मैं सिर्फ बात करती हूँ, वो आगे से कुछ भी नहीं बोलता मुझे, लेकिन मैं उससे मुझे बातें करने का बहुत शौक है। तो इस चैट जीपीटी से बात करने से बेहतर है आप घोड़े से बात कर लो। और ये काफ़ी ये वफादार जानवर है वैसे बहुत। मैं इसके बारे में बहुत सारे कोट्स भी हैं जी, द सिंबल ऑफ लॉयल्टी एंड पावर। ये बहुत लॉयल आपके साथ। आप ये देखें कि अगर आप इसको ऑब्जर्व करें, मेलों में सवार गिरते रहते हैं, ये बहुत कोई अनोखी बात नहीं है। जब भी कोई सवार गिरा है, घोड़े ने कभी आज तक उसके ऊपर पाँव नहीं रखा, हालांकि वो जितनी मर्जी स्पीड में हो वो उसको अवॉइड करके निकलता है। ये लॉयल्टी है उसकी। अच्छा हसन, ये जानना चाहूँगा, पाकिस्तान में स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए कोई एसोसिएशन फेडरेशन मौजूद है? आई थिंक पाकिस्तान रेंजर्स के पास कुछ है सेटअप इस तरह की, तो वो कहाँ पे इसको प्रमोट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए कहाँ काम करते हैं? जी बिल्कुल, इसकी फेडरेशन बनी हुई है। अभी हाल ही में उनके इलेक्शंस भी हुए हैं और जो ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहे थे वो एक पुराना ग्रुप ही है, उन्होंने ही दोबारा विन किया है और इसको प्रमोट किया जा रहा है। और मैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मैं ये अपील करूँगा कि ये एक ट्रेडिशनल गेम है और इसको आप प्रमोट करें। और ये जो पिछले दिनों में CDA ने और ये कल्चर मिनिस्ट्री ने F9 में ये इस तरह का इवेंट करवाया था, इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए ताकि बच्चे, हमारी बच्चियां इसमें पार्टिसिपेट करें और लोगों का रुझान इस तरफ आए, लोग ग्राउंड्स में आएँ। अब आप देख लें कि आजकल के दौर में ग्राउंड्स उस तरह से आबाद नहीं हैं, ग्राउंड्स को आबाद करना चाहिए और ये बड़ी अच्छी गेम है। और इस गेम में मैं तो कहूँगा कि लोगों को आना चाहिए, आए पार्टिसिपेट करें, क्योंकि घोड़े के साथ जब आप टाइम गुजारते हैं तो वो आपका एक कथारसिस टाइम होता है, आप कथारसिस उसके साथ कर रहे होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं या डिप्रेशन में हैं, आप थोड़ा टाइम उसके साथ गुजारें, आप खुद को बड़ा लाइट फील करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। जिमल, क्या कोई मैसेज देना चाहेंगी आप इस जनरेशन को, ओवरऑल गवर्नमेंट को, कुछ भी कहना चाहेंगे? मेरी गवर्नमेंट को तो मैं यही कहना चाहूँगी कि फेस्टिवल्स कराएं इस तरह के, बिकॉज अभी जैसे F9 वाला बता रहे थे, F9 में मैं कहती हूँ मैंने बहुत कुछ सीखने को भी मिला, माई वर्स्ट एंड द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। तो इस तरह इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर गवर्नमेंट इस तरह ही करते रहे, एंड मेनली फॉर द जनरेशन, गेट आउट ऑफ योर बेड्स, निकलो, आओ, वट एवर, कुछ भी पसंद है, हॉर्स राइडिंग पसंद है, फुटबॉल, एनी गेम, निकलो। इट्स बेटर कि आप बैठ के फ़ोन यूज़ करो, ग्राउंड में आओ, इट्स वेरी फन। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हसन चीमा हमारे साथ मौजूद थे जी, जिमल और मनाहिल कैसरानी हमारे साथ मौजूद थे। बात कर रहे थे आज टेंट पैकिंग के हवाले से, घुड़सवारी के हवाले से, निज़ाबाजी के हवाले से। यकीनन एक बड़ी मुश्किल, बड़ी यूनिक गेम है और उसमें ख़वातीन का होना बड़ा यूनिक अमल है। मेरे ख्याल में हमें इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, जहाँ जहाँ पे इस तरह की कोई गेम होती है उन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए। आज की शो से अपने होस्ट नवीद खोखर को इजाज़त दें।